खासकर अगर आप व्यापारी हैं या अपने किसी दोस्त रिश्तेदार को अगर आपने पैसे दिए या किसी भी व्यक्ति से आपको पैसे का लेन देन करना है तो आपको सुविधा होती है। क्या सुविधा? बस एक कागज़ ले लिया, उस कागज़ में लिखा हुआ है कि वो बैंक का एक नोट है जिसे आप चेक भी कह सकते हैं, और उस चेक को आपने बैंक में डाला, आपको पैसे मिल गए। सुविधा होती है, जी हाँ। कहीं पैसे लेके जाने की ज़रूरत नहीं। खासकर प्रॉपर्टी के मामले जहाँ पर एक नया कानून आता है और भारत सरकार कहती है कि भाई 20,000 से ऊपर का ट्रांजेक्शन ना आप कैश में अब नहीं कर सकते, नहीं तो उसकी वैलिडिटी अगर होगी तो आप उसके लिए खुद जिम्मेदार हैं। तो लोगों ने चेक से ज़्यादा पेमेंट करने शुरू कर दिए। खासकर जो व्यापारी वर्ग होता है जहाँ पर डेली उनका कुछ ना कुछ हर दिन लेना देना है, कुछ पैसे लेने हैं, कुछ पैसे देने हैं, चेक का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। और ऐसी स्थिति में फ्रॉड होने, चीटिंग होने, किसी मुसीबत में फंस जाने या अपने फंसे हुए जो पैसे हैं, जो दिया गया सामान है, उसके बदले आपको एक चेक का कागज़ तो मिल गया, लेकिन वो कागज़ आपके किसी काम का नहीं है जब तक उससे पैसे रिकवर ना हो जाए और आपके अकाउंट में आ ना जाए। ऑनलाइन ज़माना है और इस वजह से बहुत ज़्यादा जो फ्रॉड हैं वो भी हो रहे हैं, डेलिबरेटली हो रहे हैं। लगातार ऐसे जो मामले हैं वो सामने आते हैं और चेक बाउंस की कहानी आपको समझनी ज़रूरी है। इस पर्टिकुलर वीडियो की सीरीज़ में हम आपके पास में लेने आपको बताएंगे पूरा का पूरा विवरण चेक बाउंस के केस से संबंधित। आखिर चेक बाउंस के जो केसेस होते हैं, जो पर्सनल ट्रांजैक्शन होते हैं, उन्हें कैसे आप सही ढंग से कर सकें। अगर आपका पैसा रुक जाता है, नहीं दिया जाता है, तो कानूनी प्रक्रिया क्या होगी, कैसे आप अपने पैसे को रिकवर करेंगे, इन सारी चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे। नमस्कार, आप सभी ने शुरुआत अशोक पांडे के साथ लीगल एडवाइस में की है। इस चैनल के माध्यम से लगातार जो कानून की जानकारी है हम आपको देने का करते हैं प्रयास, इस वजह से सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए सबसे पहले ज़रा समझते हैं कि आखिर कारण क्या है, क्यों हम चेक का इतना ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। इसके पीछे सबसे बड़ी जो बात है ना, वो है ट्रांजैक्शन। बड़ा स्मूथ, बड़ा इजी हो जाता है। आपने एक चेक फाड़ा, साइन किए, दे दिए अमाउंट डाल के, और उसने सबमिट किया, उसके अकाउंट में, आपके अकाउंट से पैसे कट के उसके अकाउंट में क्रेडिट हो जाते हैं। अब ऐसी स्थिति जहां पर मैंने आपको 5 लाख रुपए का चेक तो दे दिया, लेकिन वो चेक डिसऑनर हो जाए, वो चेक बाउंस हो जाए, ऐसी स्थिति में क्या, उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होंगे। जैसे इनसफिशिएंट फंड, यानी मैंने जो आपको 5 लाख रुपए का चेक दिया वो मात्र चेक है, लेकिन मेरे अकाउंट में पैसे ही नहीं है। इनसफिशिएंट बैलेंस, मेरे अकाउंट में पैसे ही नहीं है 5 लाख, तो इस वजह से वो बाउंस हो जाएगा या डिसऑनर हो जाएगा। दूसरा, एक्सपायर्ड वैलिडिटी का चेक मैंने आपको दे दिया, क्योंकि उसकी वैलिडिटी होती है 3 महीने। जी हाँ, 3 महीने अगर उसकी वैलिडिटी है फ्रॉम द डेट ऑफ इशुएंस, मान लीजिए कि वो उसे सितंबर में इशू किया जाता है, अब आपने उसे जनवरी में डाला, अगले साल की जनवरी में, तो वैलिडिटी नहीं रहेगी। मतलब सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक ही उसकी 3 महीने की वैलिडिटी, 90 डेज की वैलिडिटी है चेक की, आपको उसी के अंदर आपको डालना है। कई लोग ब्लैंक चेक रख लेते हैं, उसका दूसरा सब्जेक्ट है, उसे भी हम जरा बात करेंगे। तीसरा, ओवर राइटिंग। कई बार ऐसा होता है ना, स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है। जैसे मैंने लिखा 5 लाख रुपीज़ ओनली, अब 5 के ऊपर मैंने डबल डबल लिख दिया, तो ओवर राइटिंग हो जाती है। या कोई शब्द बीच में FIVE की स्पेलिंग कुछ मिस्टेक हो गई, मैंने स्पेलिंग कट कर दी, तो इसमें ओवर राइटिंग हो जाती है, और ओवर राइटिंग की वजह से भी आपका जो चेक है वो बाउंस हो जाता है। चौथी एक कंडीशन बनती है जहाँ पे सिग्नेचर मिसमैच। देखिए, 2 चीज़ें आप समझिए, ड्रॉअर और पे। ड्रॉअर कौन होता है? मतलब जो ऑनर है, एक तरीके से मेरे बैंक अकाउंट में पैसे थे, मैंने आपको चेक दिया, ऐसी स्थिति में ड्रॉअर बन जाता हूँ, और मैंने आपके फेवर में जो चेक दिया, आप पेई बन जाते हैं, आपको देना है मुझे। मतलब लेने वाला जो पेई है और देने वाला ड्रॉअर है। इसको ज़रा समझिए, बहुत ध्यान से रखने वाली बात है। तो ऐसे में जो ड्रॉअर यानी मैं हूँ, मैंने जो सिग्नेचर है ना गलत कर दिया। मैंने सिग्नेचर ऐसे बनाने थे, मैंने सिग्नेचर कुछ अलग ही बना दिए, तो ऐसी स्थिति में भी चेक बाउंस हो जाता है। तो हमेशा ध्यान रखें, जब कभी भी आप चेक जिस व्यक्ति से ले रहे हैं, क्या उसके सिग्नेचर वैसे ही जैसे उसने बनाया, नहीं तो सिग्नेचर मिसमैच की वजह से भी आपका जो चेक है वो बाउंस हो जाता है। अगली जो बात है, अकाउंट क्लोज। अगर मेरा इंटेंशन ही आपके साथ बदमाशी करना या फ्रॉड करना है, तो मैंने आपसे सामान ले लिया, विश्वास में आप थे, और मैंने अपने क्लोज अकाउंट को का चेक आपको दे दिया। ऐसी स्थिति में जब अकाउंट ही क्लोज है तो उससे क्रेडिट या डेबिट होने का सवाल ही नहीं होता और आप फंस जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में चेक बाउंस का ही मामला बन जाता है। अगली एक कहानी आती है जहां पर स्टॉप पेमेंट की बात होती है। मान लीजिए आपका और मेरा पहले से कुछ ट्रांजैक्शन था, लेकिन आपका और मेरा विवाद हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल, आपने मुझे कुछ सामान देने थे, उस सामान के बदले मैंने आपको चेक एडवांस में दे दिया 5 लाख रुपए का, लेकिन वो सामान आपने मुझे पहले पहुंचाया ही नहीं, वो गुड्स मुझे सप्लाई हुए ही नहीं। ऐसी स्थिति में मैंने एडवांस एक
स्टॉप पेमेंट लगा दिया, ऑनलाइन भी हो जाता है, इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से, या बैंक को एप्लीकेशन लिख करके मैनेजर को, वो भी हो जाता है। मैंने अगर स्टॉप पेमेंट कर दिया तो भी आपका जो चेक है वो डिसऑनर हो जाएगा। तो ये 5-6 कंडीशंस होती हैं जहां पर इनसफिशिएंट फंड, जो चेक की एक्सपायरी डेट है वो निकल गई, ओवर राइटिंग ये भी एक इंपॉर्टेंट है, सिग्नेचर मिसमैच, या अकाउंट जो आपका है वो क्लोज कर हो गया है, यानी मैंने जो आपको पेमेंट देना था मेरा अकाउंट, बैंक अकाउंट क्लोज हो गया है, या स्टॉप पेमेंट मैंने लगा दिया। ऐसी कंडीशन में चेक बाउंस के मामले बन जाते हैं। अब अगर चेक बाउंस के मामले बन गए हैं तो ऐसी सर्कमस्टांस में आप क्या करेंगे? देखिए, आपको घबराने, चिंता करने, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके लिए एक स्पेसिफिक कानून है। स्पेसिफिक जो कानून है उसे हम बोलते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। और ये जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है उसकी धारा 1881 का जो एक्ट है उसकी धारा 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट NIA, ये इंपॉर्टेंट है। तो 138 के हिसाब से आपका जो लॉस हुआ है, आपका जो नुकसान हुआ है, वो कोर्ट आपको रिकवर करके दे देगी। के पास जाइए, लीगल नोटिस एक भेजिए। लीगल नोटिस में जो भी आपका अमाउंट था, 5 लाख का अमाउंट था ना आपके मेरे बीच में, 5 लाख की रिकवरी के लिए एक लीगल नोटिस आप भेजिए NIA की धारा 138 के अंतर्गत, और उसमें मेंशन कीजिए जो भी स्पेसिफिक रीज़न आपके बैंक के रिटर्न मेमो में आया है। फिर 15 दिन का टाइम आपको उसे देना है। 15 दिन के अंदर या कि वो आपको पैसे दे दे या वो जवाब दे कि ऐसा क्यों हुआ है। और फिर आपके पास में होता है 30 दिनों का समय। 30 दिन का समय आपको कोर्ट में केस फाइल करने का, अगर फिर भी आपको पैसे नहीं मिलते। अब इसके बीच में 15-15-30 के बीच में जो नियम मैंने आपको बताया, इसके बीच में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। ज़रा आप इस पूरी सीरीज़ में हमारे साथ जुड़े रहेंगे, पूरी जानकारी देने का मुझे आपको रहेगा प्रयास। जुड़िए, समझिए आखिर चेक बाउंस के केसेस कैसे होते हैं, लीगल प्रक्रिया कैसे होती है कोर्ट में, पूरी बात आपको मैं बताऊंगा। अगले वीडियो में जो इसका पार्ट 2 रहेगा उसे आप ज़रूर देखिएगा। यहीं जहां पर हम ख़त्म कर रहे हैं इसके आगे हम बात करेंगे। किसी भी परेशानी के लिए अगर बात करना चाहें, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिटेल है, लिंक है, जहां से डायरेक्टली आपकी और मेरी हो जाएगी बात। मिलेंगे अगले वीडियो में। आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित रहें।